नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखती तो तो नहीं, चलिए ये लेकिन वीडियो हमारी देखिए जिंदगी पर टीजीटी, इसका पीजीटी, बहुत एलजी, गहरा असर जीआईसी के पड़ता है। लिए काफ़ी हाँ, इम्पोर्टेंट है। बात हो रही है ज़रूर देखिएगा आगे तक। वायरसेस की दुनिया की। ये छोटे छोटे शिकारी शायद इस धरती के सबसे पुराने और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी निवासियों में से एक हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या वायरस सच में जिंदा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी साइंटिस्ट्स के बीच बहस छिड़ जाती है। सोच के देखिए, ये जीवन और निर्जीव के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर खड़े हैं। ऐसे कण जो सिर्फ किसी मेजबान के शरीर में जाकर ही एक्टिव होते हैं। तो इस पूरे सफर में हम इन 5 खास हिस्सों को समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये निर्जीव शिकारी क्या हैं, फिर इनकी शारीरिक रचना, ये हमला कैसे करते हैं, इनकी वजह से कौन सी बड़ी बीमारियां होती हैं, और आखिर में इंसानों ने इनसे लड़ने के लिए क्या किया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले खंड से। चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर एक वायरस है क्या। तो देखिए, वायरस एक निर्जीव कण है, मतलब एक ऐसा कण जो जिंदा नहीं है और सिर्फ किसी जिंदा मेजबान कोशिका के अंदर जाकर ही अपनी कॉपीज बना सकता है। और इसकी सबसे अनोखी जो बात है ना, इसका सबूत मिला 1935 में। एक साइंटिस्ट थे W.M. स्टेनली। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को पता है क्या किया, नमक के दानों की तरह क्रिस्टल बना दिया। और ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खोज थी, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ निर्जीव चीजों को ही इस तरह क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर ये कण जिंदा नहीं है तो फिर बने किस चीज से हैं? और इनकी बनावट ये जानकर हैरानी होगी बहुत ही सरल है, और शायद इसी सादगी में इनकी असली ताकत छिपी है। हर वायरस के बस 2 मुख्य हिस्से होते हैं, बिल्कुल सरल। एक, इसके केंद्र में इसका आनुवांशिक मटेरियल, मतलब इसका ब्लूप्रिंट, और दूसरा, इस ब्लूप्रिंट को बचाने के लिए एक मजबूत प्रोटीन का कवर, जिसे प्रोटीन कोट कहते हैं। बस इतना ही। इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, स्रोत दस्तावेज से एक सवाल है। सवाल ये है कि टोबैको मोज़ेक वायरस यानी TMV, इसका आनुवंशिक मटेरियल क्या है? DNA या RNA? चलिए देखते हैं। और इसका जवाब है RNA। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सारे वायरस DNA इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ वायरस जैसे कि TMV अपना जेनेटिक कोड लिखने के लिए RNA का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब मोटे तौर पर वायरसेस की 2 टीमें हैं। एक है RNA वायरस की टीम और दूसरी है DNA वायरस की टीम। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस और इन्फ्लुएंजा, ये सब RNA टीम के सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ चेचक वायरस और बैक्टीरियोफेज ये DNA टीम में आते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि वायरस क्या है और किस चीज से बना है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, वायरल आक्रमण, मतलब हमला। आखिर ये छोटा सा कण एक पूरे बड़े से सेल पर कब्जा कैसे कर लेता है? यहाँ पे सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वायरस अपना प्रोटीन कोड बाहर से बनाकर नहीं लाते, वो सीधा मेजबान कोशिका को, यानी हमारे शरीर के सेल को हाईजैक कर लेते हैं। उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा करते हैं और उस सेल को मजबूर करते हैं कि वो उनके जैसी हजारों कॉपीज बनाए। पूरा सेल एक वायरस बनाने वाली फैक्ट्री बन जाता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। अब देखिए, किसी कोशिका की दीवार तोड़कर अंदर घुसने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही, है ना? जैसे हमें काम करने के लिए खाने से एनर्जी मिलती है, इन्हें भी एनर्जी चाहिए, और इस काम के लिए उन्हें लगभग 140 ATP अणुओं की जरूरत पड़ती है। ATP को आप कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। और ये नंबर 140 ATP, ये कोई अंदाजा नहीं है, यह एक बिल्कुल सोचा समझा आंकड़ा है। मतलब ये हमला पूरी योजना और एक सटीक मात्रा की ऊर्जा के साथ किया जाता है। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर वायरस एक निर्जीव कण है, मतलब वो खुद ऊर्जा बना नहीं सकता, तो फिर हमले के लिए ये एनर्जी आती कहां से है? कहां स्टोर करके रखता है ये इसे? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। बैक्टीरियोफाज के मामले में ये ऊर्जा उसकी पूंछ यानी टेल में स्टोर होती है, बिल्कुल एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह। और जैसे ही मौका मिलता है, ये स्प्रिंग छूटता है और वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर इंजेक्ट कर देता है। कमाल का मैकेनिज्म है ना? चलिए अब इस विज्ञान को लैब से निकालकर असल दुनिया में लाते हैं। देखते हैं कुछ ऐसी वायरल बीमारियों को जिन्होंने इंसानी इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। शुरुआत करते हैं बर्ड फ्लू से।
यहाँ स्रोत दस्तावेज में सीधा सीधा एक सवाल पूछा गया है कि इस बीमारी के लिए कौन सा वायरल स्ट्रेन जिम्मेदार है, और इसका जवाब है H5N1। ये नाम H5N1 असल में वायरस के ऊपर मौजूद दो अलग अलग प्रोटीन से आता है, H और N। और ये कोड वैज्ञानिकों को इस वायरस को पहचानने और इसको ट्रैक करने में मदद करता है। बर्ड फ्लू के अलावा और भी बड़ी वायरल बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो, जिसने कई पीढ़ियों को परेशान किया, और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस की वजह से होता है, और ये सीधा शरीर के इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पर ही हमला करता है। तो ये तो साफ है कि वायरस काफी खतरनाक दुश्मन है, लेकिन हम इंसानों ने भी इनके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियार तैयार किए हैं। चलिए देखते हैं कि हम इन पर पलटवार कैसे करते हैं। हमारा जो तरीका है इन खतरों से लड़ने का, वो तीन तरफा है, यानी तीन तरफ से हमला। पहला, टीकों से रोकथाम करना। दूसरा, शरीर की अपनी कुदरती रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना। और तीसरा, संक्रमण का सही समय पर पता लगाना, यानी सटीक निदान। अगर रोकथाम की बात करें तो टीकों से बड़ी कामयाबी शायद ही कोई हो। एल्बर्ट सेबिन ने जो लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी, उसने इस भयानक बीमारी को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से लगभग खत्म ही कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन हमारा शरीर भी चुप नहीं बैठता। जब कोई वायरस किसी एक कोशिका पर हमला करता है तो वो कोशिका एक अलार्म बजाती है। इस अलार्म का नाम है इंटरफेरॉन। और ये अलार्म सुनकर आसपास के जो स्वस्थ सेल्स होते हैं ना, उन्हें चेतावनी मिल जाती है। वो आगे से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जिससे वायरस का फैलना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में सटीक पहचान, मतलब बीमारी का सही समय पर पता लगाना। एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट काफी आम है। इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मजेदार बात यह है कि ये टेस्ट सीधा वायरस को नहीं ढूंढता, बल्कि ये उन एंटीबॉडीज को ढूंढता है जो हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए बनाता है। इससे संक्रमण का जल्दी पता लग जाता है। तो साफ है कि हम एक ऐसी दौड़ में हैं जो शायद कभी खत्म ना हो। वायरस बदलते रहेंगे और हमें भी उनके साथ साथ बदलना होगा। हमारा अगला बड़ा हथियार क्या होगा? जीन एडिटिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात पक्की है, ये लड़ाई जारी रहेगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के पर्पस से? तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने यार दोस्त के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे, इसी तरह से जानकारी लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।